नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की। एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में संबोधित किया है, भारत का पक्ष रखा है। उसमें बहुत उनकी भाषण हुई है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो उन्होंने किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत का पड़ोसी देश आतंकवाद फैला रहा है, जो कि कोई गलत गलत बोल नहीं रहे हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। हाफिज सईद कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और अन्य जो आतंकवादी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। ठीक ना? तो वो तो बात सही है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान में आतंकवादियों की तारीफ होती है, ये भी बात सही है। जितना इज्जत डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की नहीं होगी, उतना है उससे ज़्यादा इज्जत आतंकवादियों की होगी। अगर आप डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, अगर आप इंजीनियर हैं पाकिस्तान में, या अगर आप वैज्ञानिक या किसी बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो आपकी इज्जत तो होगी होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इज्जत आतंकवादियों की होती है। दोस्तों यही होता है ना, जो समाज आतंकियों की, जो दूसरों की जान लें, है ना, दूसरों को तंग करें, उनकी जब इज्जत होने लगे, सोचिए कि वहाँ की जनता कैसी होगी, पाकिस्तान की, वहाँ का समाज कैसा होगा, कितना रेडिकल होंगे सब। तो ये भी उन्होंने ठीक ही बोला कि वहाँ पे आतंकवादियों की, पाकिस्तान में आतंकियों की इज्जत होती है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि भारत को अपने लोगों के रक्षा का अधिकार है, जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा साबित भी हुआ। ये भी उन्होंने कहा है कि भारत पे हाई टैरिफ लग चुके हैं, जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ है। भारत पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा हुआ है। दोस्तों देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप राजनीति करने वाला आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, जो कि वो आया हुआ है। शायद कुछ समय तक ये टीवी पर भी काम कर चुका है। हाँ, अगर मैं गलत ना हूँ तो कमेंट्स में लिखिएगा कि ये कौन सा शो करता था। ये शो मुझे याद आ रहा है, लेकिन अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक शो करता था ये, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, इस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी बात कर रहा हूँ। ये शो किया करता है, ये टीवी का शायद आदमी है, मुझे उस शो का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये राजनीति करने वाला आदमी नहीं है, ये है टीवी का आदमी, ये है बिजनेस करने वाला आदमी। तो ये उसका जो मन में आया वो कर दिया। कल को टैरिफ बढ़ा भी सकता है, कल को टैरिफ घटा भी सकता है। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना अमेरिका के, वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। इससे पहले जो बाइडेन था वो कैसा था? वो भी वैसे ही था, बस उसने टैरिफ नहीं लगाए थे, बाकी सारा काम तो अपनी वाली ही करता था। अच्छा, अब उन्होंने एस जयशंकर जी ने ये कहा कि स्थायी जो वीटो पावर वाले जो सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उसमें भारत का भी ने भारत का नाम नहीं लिया, बस उन्होंने कहा कि संख्या बढ़नी चाहिए। ये भी सही है ना। तो उसमें भारत की स्थायी सदस्यता यूएन में मिलनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। देखते हैं, देखिए दोस्तों, बहुत वर्षों में दुनिया बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। कई ऐसे देश थे जो अब कमा कर ऊपर आ चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था और बढ़ गई है। जैसे कि आप चीन की बात कर लीजिए, सिंगापुर की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, आप इंडिया की बात कर लीजिए। ऐसे कई देशों ने अपने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। तो उस हिसाब से स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चीन को तो शायद मिल चुकी है ना, तो भारत को भी मिलनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने ठीक कहा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि H1B वीज़ा बंद मतलब कि बंद नहीं करने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से निकल गया। H1B वीज़ा 6 लाख रुपए लोग लगा करके जाते हैं, जिसका कीमत उन्होंने बढ़ा दी है, 88 लाख रुपए उन्होंने कर दिया है कि अगर वीज़ा आपको H1B वीज़ा लेना है तो 88 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे। अब ये H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, और भी मतलब कि बहुत बड़े बड़े एलीट लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको जो है अमेरिका H1B वीज़ा के देता है ना। और उससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा मिलता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके मन में जो आए वो करते हैं, तो ये उनका नुकसान नहीं है, ये तो अमेरिका का ही नुकसान है जो ये फैसले ले रहे हैं। 88 लाख कौन भर कर जाएगा? इसीलिए कुछ देशों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कनाडा ने भी कहा है कि हम ऐसी H1B वीज़ा के लिए हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी ने ये कहा है कि हम जल्दी पॉलिसी लेकर आएंगे, H1B वीज़ा की तरह ही लेकर आएंगे।
H1B वीज़ा दोस्तों ये बताऊँ कि H1B वीज़ा जो है ना, इसमें भारतीय जो हैं ये नंबर 1 है लेने में H1B वीज़ा। कुछ समय पहले जर्मनी ने भी कहा है कि हम भारतीय कामगारों को न्योता देते हैं काम करने का, और उसके बाद चीन ने अपना खुद का के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। अब देखिए आगे क्या होगा। ऐसे कई देश मतलब कि जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें बुलाएगा। हर देश बुलाता है दोस्तों, तो वो बुलाएंगे लोग। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, धीरे धीरे वो भी कर लेगा भारत। ठीक ना। और लेकिन दोस्तों बात करें चीन की, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वो चाहे वो के वीज़ा ला दें चाहे कुछ वीज़ा ला दें। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी में तो मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ बोल सकते हैं, सरकार की मर्यादित शब्दों में आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं कर सकते। तो चीन जो है वो वीज़ा तो दे रहा है, के वीज़ा का ऐलान तो शुरू मतलब देने का ऐलान तो किया है शुरू करने का, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पर बोलने की मतलब कि उतना अधिकार नहीं है ना। तो यही सब है, देखते हैं आगे क्या होता है। कई देश ऐसा आगे आएंगे जो कहेंगे कि हम पढ़े लिखे लोगों को वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। ये पूरी दुनिया में के लिए होता है कि पूरी दुनिया में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आकर हमारे देश में काम करें। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अलग, इससे अलग आते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस यूनॉर्क माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क पहुँचे हुए हैं। न्यूयॉर्क में जैसे वो पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर जो बांग्लादेश के जो डायस्पोरा हैं वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जैसे कि यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसे नारे लगा रहे थे और बोल भी रहे थे कि ये पाकिस्तानी मतलब एजेंट है। ऐसे कई तरह के आरोप लगा रहे थे दोस्तों। ही ज़्यादा प्रदर्शन किया है दोस्तों। अगर बात करें, ये बिना चुनाव लड़े ये इस समय ये बांग्लादेश का मुख्य सलाहकार बना हुआ है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये कोई राष्ट्रपति नहीं है, ये मुख्य सलाहकार है। बिना चुनाव लड़े ये आया हुआ है दोस्तों। मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। पर 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ था दोस्तों। ये क्या तख्ता पलट हुआ था दोस्तों, यह आप तो जानते ही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों में छात्र जो थे वो मोहम्मद मतलब कि शेख हसीना की सरकार से बहुत ही नाराज़ थे। वो मतलब कि या उनको हटाना चाहते थे, तो वो तख्ता पलट हो गया, ठीक ना। और यूनुस आया 5 अगस्त 2024 को, मतलब शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई और भारत में इस समय शरण ली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। हसीना की जो पार्टी है वो अवामी लीग है। वहाँ के भी जो नेता हैं वो पीटे उटे गए हुए हैं, किसी की जान ले ली गई है, बड़े बड़े नेताओं की जान ले ली गई है अवामी लीग के, फिर कार्यकर्ताओं की भी जान ले ली गई है। फिर ये शेख हसीना को भगाने के बाद, तख्ता पलट करने के बाद, पीएम आवास में घुसने के बाद, वहाँ पे लूट मार करने के बाद, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश के जो छात्र थे वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के आवास पे जाकर लूट पाट कर रहे थे, वो आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद वो आए तो वहाँ पर जो अवामी लीग के लीडर थे, जो कि अभी अभी मैंने बताया, वहाँ पे उनके साथ मारपीट की। उसके बाद मारपीट करने के बाद, जान लेने के बाद, लोगों को अपाहिज करने के बाद, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ये पुलिस पर भिड़ गए कि पुलिस पर भी इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए और बहुत पुलिस को मतलब कि नुकसान पहुंचाया। पुलिस भी अंडरग्राउंड हो गई, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा पुलिस सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश के छात्रों ने कि बांग्लादेश की जो पुलिस है वो भी अंडरग्राउंड हो गई, वो भी अपने पद से मतलब कि हट गई थोड़ी देर के लिए। अब आपको ऐसा ही देश चलाना है तो ऐसा ही देश चला, तो वो भी हट गई। उसके बाद ये भिड़े मंदिरों पर। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो अन्य धर्म के जो लोग हैं, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, उनकी हत्याएं की, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की हत्याएं करी गई हैं। उनके कई महिलाओं का मतलब कि बदतमीजियाँ हुई हैं, रेप हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक और अन्य टीवी चैनल्स ऐसे बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता हुई है और कई लोगों की जान भी लिया गया है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, उनका बेअदबी हुई है बांग्लादेश में छात्र नेताओं में। उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद
उसके बाद ये यूनुस बोल रहे हैं कि बांग्लादेश विकास के रास्ते पे है। दोस्तों ये किस विकास के रास्ते पे, ये तो यूनुस ही जाने। दोस्तों ये मतलब कि कहते हैं ना कि ये किस किस सपने में जी रहा है, ये तो यूनुस ही बता सकता है कि बांग्लादेश विकास के रास्ते पे कैसे है। ये बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बिना चुनाव लड़े हुए अपने आप को हेड ऑफ स्टेट बन रहा है, तो ये वही उसका जवाब दे सकता है। दोस्तों क्या है ना कि इन सबों में यही होता है। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि बांग्लादेश है, और एक तीसरा देश का भी नाम लेता हूँ मैं, मालदीव। ऐसे मालदीव, हाँ, छोटा वाला टापू वाला। ये दो देश जो होते हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया, ये देश तो बना लेते हैं अपना, ये देश तो बना लेते हैं, लेकिन चला नहीं पाते। कई बार तख्ता पलट हुआ है, कई बार इमरजेंसी लगी हुई, कई बार सेना ने आकर सत्ता को हटाया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो। पाकिस्तान से ज़्यादा तख्ता पलट तो बांग्लादेश में हुआ है। देश तो ये बना लेते हैं सब, लेकिन चलाना इन सब की बस की बात नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।